जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे अमांडा। ठीक है ना। अमांडो को शुरू करेंगे जो कि रॉबिन केलिन के द्वारा लिखी गई है। और इससे पहले मैं बता दूं कि क्लास 10 का इससे पहले का चैप्टर करा दिया गया है और सप्लीमेंट्री का भी कुछ चैप्टर करा दिए गए हैं। और पोएट्री से डस्ट ऑप्शन हो फारेंडाइस, ए टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, द बॉल पोयम, ये करा दिया गया। ठीक है ना। अब हम लोग की पारी है अमांडा को पढ़ना। तो ये अमांडा पढ़ रहे हैं हम लोग। और सप्लीमेंट्री में ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, द थिप्स स्टोरी, ये पढ़ा दिया गया है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी लिखवा दिया गया है। ठीक उसी प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी हो गया है। तो अब हम लोग को पढ़ना है क्या, अमांडा। ठीक है ना। तो अमांडा का देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं। अमांडा का ही चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग और इसमें अबाउट द पोएट को पढ़ लेते हैं। लिखा क्या है, रॉन एमसी मॉट केलिन इज एन अमेरिकन आथर। ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये एक अमेरिकन आथर हैं। ऑफ द बुक्स फॉर चिल्ड्रेन, ये बच्चों के लिए कविता लिखते थे, बच्चों के बारे में कविता लिखते हैं। ठीक है ना। ये अमेरिका के रहने वाले, मूल काम क्या है इनका देखना कि ये मूल है, ये निवासी हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है ना, रहने वाली हैं, लेडी हैं। सी वाज बॉर्न, उनका जन्म हुआ ऑन 20 फरवरी, ठीक है, उनका जन्म 20 फरवरी 1936 को हुआ था। इन कैंपसी में, ये जगह का नाम है अमेरिका के, कैंपसी में उनका जन्म हुआ था। न्यू साउथ वेल्स, ये जगह का नाम है। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स में उनका जन्म 20 फरवरी 1936 को हुआ था, है ना। ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। एंड और नाउ अब रेसिड्स का मतलब होता है निवास या तो रहना। अब वो रह रही हैं नियर मेलबॉर्न। ठीक है ना। अब उनका जन्म स्थान, अब वो कहाँ पर है, निवास उसका स्थान कहाँ पर हो गया है, मेलबॉर्न में उनका निवास स्थान हो चुका है। ठीक है ना। यहाँ तक तो हो चुका है इनका। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द पोयम। अबाउट द पोयम में क्या लिखा है कि रॉबिन क्लेन हैज एक्सप्रेस द व्यू ऑफ द ए लिटिल गर्ल। ठीक है ना, ए लिटिल गर्ल के बारे में, कि यह जो कवित्री है एक छोटी सी लड़की के बारे में व्यू का मतलब अपने नज़रियों को प्रस्तुत करती हैं, जिसका नाम अमांडा है, उस लड़की का नाम अमांडा है। हु इज कॉन्स्टेंटली पॉइंटेड आउट, जिसको लगातार पॉइंटेड आउट किया जाता है बाई हर मदर, उसके मम्मी के द्वारा, फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियां करने की वजह से। यानी कि एक अमांडा नाम की लड़की है जिसको उसके माँ के द्वारा हमेशा पॉइंट आउट किया जाता है, उसे निर्देश दिया जाता है, जो गलतियां करती हैं उसके बाद उसको निर्देश दिया जाता है। कौन से निर्देश, mistakes which she considers so as they are not part of the code of a good conduct, और उनको कंडक्ट लेडी, ठीक है ना। और ये कंडक्ट लेडी, ये बताया जाता है कि ये जो आप कर रही हो, ये कार्य कर रही हो, उसकी मम्मी समझाती है कि एक अच्छे लेडी का, एक अच्छे लोगों का ये आचरण नहीं है, कंडक्ट आचरण नहीं है। आउट बाई द सोसाइटी इन विच वी लिव्ड, जिस हम सोसाइटी में रहते हैं, इस सोसाइटी में ये जो आदत है तुम्हारी अच्छे लोगों में नहीं मानी जाती है। ठीक है ना। जो काम कर रही हो या जो कार्य कर रही हो, ये अच्छे लोगों में गिनती नहीं होती है, उसकी माँ हमेशा समझाती है। ठीक है ना। और आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को लास्ट में बेहतर समझ में आएगा। ठीक है ना। ये थोड़ा सा धुंधला है, फिर उसके बाद फ्रेश आ जाएगा, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। शुरू में देखेंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना। अमांडा का ये थोड़ा सा पोएम, अबाउट द पोएम और अबाउट द पोएट पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद टेक्स्ट आएगा। ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएम पढ़ा दीजिए, इसलिए यहाँ पर अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएम पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो डायरेक्ट हम भी टेक्स्ट पढ़ा देते। तो आप लोग टेक्स्ट ना देख करके थोड़ा सा ये देख करके उसके बाद टेक्स्ट को देखिए, बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अगला क्या है, एवरी चाइल्ड फील्स, हर बच्चा महसूस करता है, हर बच्चे को लगता है, सी और ही, वह यानी लड़का भी हो सकता है लड़की भी, इज कंट्रोल्ड, उसे कंट्रोल किया जा रहा है, उस पर नियंत्रित किया जाता है। हर लड़के को लगता है या हर लड़की को लगता है कि उसे कंट्रोल किया जाता है
किसे? एंड इंस्ट्रक्टेड, और निर्देश दिया जाता है नॉट टू डू वन थिंग, कि कोई भी काम मत करो। ठीक है ना, कहने का मतलब उसे एक या दो काम नहीं करने का निर्देश दिया जाता है। ठीक है ना, फिर से देख लेते हैं। प्रत्येक बच्चे को लगता है कि उसे नियंत्रित किया जाता है और उसे एक या दो काम नहीं करने का निर्देश दिया जाता है। ठीक है ना, आगे निर्देश दिया जाता है यू टू मे फील, आप भी महसूस कर सकते हैं। फील मतलब महसूस करना। आप भी महसूस करते हैं दैट, कि आप भी महसूस कर सकते हैं कि योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। कर्टेल्ड का मतलब होता है कम करना या कटौती करना। आप भी महसूस कर सकते हैं कि आपकी स्वतंत्रता पर कटौती की गई है। फ्रीडम स्वतंत्रता, इज कर्टेल्ड आपकी स्वतंत्रता पर भी कटौती की गई है। राइट डाउन सम of the things you want to do but your parents या elders do not allow you to। ठीक है ना, लिखा है कि write down some of the things you want to do but your parents या elders do not allow you to। कहने का मतलब उन चीज़ों को जो आप लिखें, जिन्हें आप चाहते हैं लिखना, जिन्हें चाहते हैं, लेकिन आपके माता पिता या एल्डर्स, आपके बड़े बुजुर्ग आपको उसकी अनुमति नहीं देते हैं। फिर से देख लेते हैं, उन चीज़ों को लिखें, आप लिखिए अपने यहाँ। ठीक है ना, उन चीज़ों को लिखिए जिन्हें आप तो लिखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन आपके माता पिता या आपके बड़े बुजुर्ग उसे करने नहीं देते हैं। ठीक है ना। टू रीड द पोएम अलाउड, टू रीड द पोएम अलाउड, कविता को जोर जोर से पढ़िए। ठीक है ना, कविता को जोर जोर से पढ़ने के लिए हो सकता है। ठीक है ना, अलाउड का मतलब जोर जोर से, कविता को जोर जोर से पढ़ने के लिए फ्रॉम पेयर्स। ठीक है ना, या जोड़े बनाने, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, या तो जोड़ा बनाने के लिए ईच रीडिंग थोड़ा सा साफ नहीं आया है, अल्टरनेट स्टेंजाज। स्टेंजा का मतलब होता है पद। जोड़ बनाने के लिए प्रत्येक पद को पढ़ने के लिए वैकल्पिक पद बनाएं। ठीक है ना, जोर जोर से पढ़िए, जोड़ बनाइए, और पढ़ने के लिए दोनों पदों को एक जोड़ में बनाइए। और क्या होता है, यू आर इन फॉर द सरप्राइज, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, आप एक आश्चर्य के लिए हैं। ये हो गया अमांडा का जो अबाउट द पोएम, अबाउट द आथर के बारे में हो गया, पोएट के बारे में। इसमें यह है कि अमांडा एक लड़की होती है, उसकी मम्मी हमेशा डांटती रहती है कि तुम कंधे को झुका करके मत बैठो, सीधे बैठो, अपने नाखूनों को दांत से मत काटो। ठीक है ना, चॉकलेट मत खाओ, ये सब बैड हैबिट है। ठीक है ना, और वो अपने आप को घुटन सा महसूस करती है, कभी कभार अपने आप को जलपरी के समान समझती है कि मैं जलपरी होती तो गहरे समुद्र में विचरण करती स्वतंत्रता से। फिर कभी कहती है कि अगर मैं अनाथ होती तो गलियों में नंगे पाँव अच्छे से टहला करती, और फिर एक बार सोचती है कि मैं अगर रेपुंजल होती तो मैं अपने बालों को नीचे नहीं गिराती। ठीक है ना, तो आप लोग देखेंगे इसी के तरह से बेहतर से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ से देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ लिखा है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखूनों को मत काटो ना अमांडा। डोंट मत काटो, डोंट बाइट का मतलब होता है दांत से काटना, योर नेल्स का मतलब होता है नाखून। अपने नाखूनों को दांत से मत काटो अमांडा। उसकी मम्मी निर्देश दे रही हैं उस लड़की को, अमांडा को, कि अपने नाखूनों को दांत से मत काटो अमांडा। डोंट हंच, हंच का मतलब होता है सिकुड़ना या झुका करके रखना। योर शोल्डर्स का मतलब होता है कंधे अमांडा। अमांडा अपने कंधों को झुका करके मत रखो। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत से लोग होते हैं कंधों को आगे की ओर झुका करके बैठते हैं या चलते हैं। ठीक है ना, और अब बैड हैबिट में ये भी आता है अपने दांतों से नाखून को काटना और कंधे झुका करके चलना। तो मम्मी उसकी मना कर रही है कि अपने नाखूनों को दांत से मत काटो और कंधों को झुका करके मत बैठो अमांडा। इतना 2 लाइन क्लियर होगा। स्टॉप दैट स्लॉन्चिंग, स्लॉन्चिंग का मतलब सुस्त रहना, और सुस्त रहना बंद करो, उदास रहना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधा बैठो अमांडा। ठीक है ना, ये 4 लाइन का आंसर देख सकते हैं। लिखा है पहली लाइन में कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखूनों को मत काटो अमांडा दांत से। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने कंधों को झुका करके मत चलो या बैठो अमांडा। स्टॉप दैट स्लॉन्चिंग, सुस्त रहना या उदास रहना बंद करो अमांडा। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधा बैठो अमांडा। ठीक है ना,
4 लाइन का आंसर क्या हो जाए कि वह कहती है, उसकी मम्मी परेशान हो गई, उससे कहती है कि अपने दांतों से नाखूनों को मत काटो अमांडा, और वो अपने कंधों को झुका करके मत बैठो अमांडा, और इतना सुस्त और सुस्त मत दिखाई दो अमांडा, सीधा बैठो अमांडा। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा स्टेंजा देखते हैं, लिखा क्या है, देयर इज अ लॉन्ग्यूट। लॉन्ग्यूट का मतलब होता है शांत, बहुत शांत होगा। एमरल्ड सी मतलब गहरे समुद्र में, कहती है कि हरे गहरे समुद्र में बहुत शांत रहेगा। वेयर द सोल, सोल मतलब अकेली, इनहैबिटेंट का मतलब होता है निवासी, इज मी, यदि मैं उस गहरे हरे समुद्र की अकेली निवासी होती तो बहुत शांति से रहती। जैसे उसकी मम्मी उस पर चिल्ला रही है तो वो गुस्सा कर रही है और कह सोच रही है कि अगर मैं समुद्र में, हरे समुद्र में होती, गहरे समुद्र में होती, आप हरा भी कह सकते हैं, गहरा भी कह सकते हैं, ठीक है ना, तो गहरे समुद्र की अकेली मैं निवासी होती तो मुझे वहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। ए मरमेड, मरमेड का मतलब होता है जलपरी, और वहाँ की मैं अकेली जलपरी होती। ठीक है ना। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है चलना या विचरण करना, ब्लिसफुली का मतलब होता है आनंदपूर्वक। और कहती है कि अगर मैं उस गहरे समुद्र में अकेली निवासी होती और मैं जलपरी के समान होती, मैं जलपरी होती तो वहाँ पर अकेले खूब अच्छे से विचरण करती और खुशीपूर्वक इधर उधर घूमते रहती। ठीक है ना, फिर से देख लेते हैं। वह स्वयं को, जो अमांडा है, अपने आप को एक जलपरी के रूप में कल्पना करती है जो एक शांत हरे समुद्र में एकांत में रहती है और वहाँ अत्यधिक आनंद पूर्वक विचरण करती है। ठीक उसी प्रकार अमांडा भी अपने आप को सोच रही है। ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क। अमांडा, अब उसकी मम्मी पूछ रही है, होमवर्क का मतलब गृह कार्य, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर दिया है। गृह कार्य न कह करके आप उसको होमवर्क को होमवर्क ही बोलिए। ठीक है ना, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। फिनिश का मतलब समाप्त करना या पूरा करना। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है अमांडा। डिड यू टीडी, टीडी का मतलब होता है साफ करना, क्या तुमने साफ कर दिया है योर रूम, यानी कि जिस कमरे में तुम रहती हो क्या तुमने उस कमरे को साफ कर दिया है अमांडा। उसकी मम्मी पूछ रही है। ठीक है ना, क्या तुमने अपने होमवर्क पूरा कर लिया है अमांडा, क्या तुमने अपना कमरे को साफ कर दिया है अमांडा। आई थॉट, मेरे विचार से, उसकी मम्मी कहती है कि मेरा ख्याल है कि आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें कहा था, टू क्लीन, साफ करने के लिए, योर शूज, तुम्हारे जूतों को अमांडा। ठीक है ना, वह कहती हैं कि मुझे ख्याल है कि मैंने तुम्हें जूते साफ करने के लिए भी कहे थे अमांडा। ठीक है ना, फिर से देखते हैं। पहली लाइन में ये बोला गया है कि क्या तुम अपने होमवर्क को पूरा कर चुकी हो, समाप्त कर चुकी हो अमांडा। क्या तुम अपने रूम को धो चुकी हो, साफ कर ली हो अमांडा। क्या मुझे ख्याल है कि मैंने तुम्हें जूते साफ करने के लिए कहे थे, क्या तुमने वो भी काम कर दिए हैं कि नहीं किए हैं अमांडा। ठीक है ना, ये इस तरह से ये हो जाएगा आप लोगों का कौन सा, तीसरा हो गया। अब हम लोग देखेंगे चौथे में। ठीक है ना, अब अपने आप को आर्फन बोलेगी। लिखिए कि आई एम एन आर्फन। आर्फन का मतलब होता है अनाथ। वह कहती है अपने मम्मी पापा से परेशान होकर के, वह कहती है कि काश मैं एक अनाथ होती। अनाथ क्यों बोला गया है यहाँ पर, अगर अनाथ होगी, आप लोग देखे होंगे अनाथ बच्चों को गलियों में भटकते रहते हैं, गलियों में नंगे पांव चलते रहते हैं, उनको कोई भी डांटने वाला बोलने वाला नहीं होता है। तो ठीक ये भी कल्पना कर रही है परेशान होकर के कि मैं भी अनाथ होती तो मुझे भी कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। लेकिन आपकी ये गलती होती है, भूल होती है, रोकने टोकने वाले ही लोग आपको आगे ऊंचाइयों तक ले करके चलते हैं। ठीक है ना, ये परेशान हुई है लेकिन मम्मी इसकी भला के लिए कह रही है। आई एम एन आर्फन, यदि मैं, काश मैं अनाथ होती, कल्पना करती है। रोमिंग का मतलब भटकना, द स्ट्रीट का मतलब गलियों में। यदि मैं अनाथ होती और गलियों में भटका करती। ठीक है ना, कहती है कि मैं भी अनाथ होती, काश मैं अनाथ होती और गलियों में भटका करती। आई पैटर्न, पैटर्न का मतलब होता है आकृति, सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम, डस्ट का मतलब होता है धूल, विथ माई हस्ट, हस्ट का मतलब क्या होता है दबे पाँव। अगर मैं अनाथ होती और गलियों में भटकती तो मेरे पाँव से, मेरे दबे पाँव से आकृति बनती धूल की। जैसे नंगे पाँव आप चलते हैं मट्टी वाले रास्ते पर, चाहे मिट्टी पर, तो वहाँ पैर की आकृति बन जाती है। ठीक है ना, वही कह रही है कि वहाँ मैं शांत नंगे पैरों से कोमल धूल पर आकृति बनाती। ठीक है ना,
धूल में खेलने के लिए बच्चों को मना किया जाता है। तो ये सोच रही है कि अगर मैं अनाथ होती और गलियों में चला करती यानी कि घूमा करती तो मैं भी अपने नंगे पांव शांत से कोमल धूल पर आकृति बनाती। बेयर फीट का मतलब होता है नंगे पांव, ठीक है ना, चप्पल वप्पल या जूते न पहनना। द साइलेंस इज गोल्डन, लास्ट में कहती है क्योंकि खामोशी मूल्यवान है, साइलेंट मूल्यवान है, गोल्डन है। द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता बहुत सुखद है, स्वीट है। 3 लाइन का आंसर एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार में कहती है कि अगर मैं अनाथ होती तो मैं भी उन अनाथ बच्चों की तरह से गलियों में भटका करती और अपने नंगे पांव से उस कोमल से धूल पर एक अच्छी सी आकृति बनाती। और लास्ट में कहती है कि शांति में खामोशी बहुत मूल्यवान है और स्वतंत्रता बहुत सुखद है। फ्रीडम इज स्वीट, स्वतंत्रता बहुत सुखद है, ठीक है ना। चौथा हम लोग देखते हैं। चौथे में क्या है, इसमें चॉकलेट जैसे बच्चे बहुत सारे खाते हैं, दांत सड़ जाते हैं, तो उसको चॉकलेट खाने के लिए मना करेगी, ठीक है ना। कहती है कि डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, उसकी मम्मी मना कर रही है कि इतने चॉकलेट मत खाओ अमांडा। बार बार उसकी माता पिता उसे बार बार कुछ ना कुछ करने के लिए रोकते हैं, ठीक है ना। अमांडा को उसके माता पिता कुछ ना कुछ करने के लिए रोकते हैं कि ऐसा मत करो। तो इस लाइन में भी चॉकलेट खाने के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डोंट ईट, मत खाओ, दैट चॉकलेट अमांडा, चॉकलेट को मत खाओ अमांडा, ठीक है ना। रिमेंबर, तुम्हें याद है, योर एंस का मतलब होता है मुहासे, ठीक है ना, मुहासे निकल जाना, क्योंकि उसे मुहासे निकले हुए हैं, ठीक है ना। उस अमांडा के चेहरे पर मुहासा निकले हुए, तो वही कह रहे हैं कि याद करो तुम्हारे चेहरे पर मुहासे निकले हुए हैं अमांडा, चॉकलेट मत खाओ, तुम्हारे चेहरे पर पिंपल्स निकले हुए हैं, मुहासे निकले हुए हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी, कृपया करके क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। विल यू प्लीज लुक एट मी, कृपया करके तुम मेरी तरफ देखो। वेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बातें करूं, यानी कि जब मैं ये बात बोल रही हूं तो कम से कम तुम मेरी तरफ देखो। वो अमांडा क्या कर रही है कि जब इसकी मम्मी या पापा इधर डांट रहे हैं तो वो दूसरे तरफ चेहरा करके बैठी हुई है, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि विल यू प्लीज लुक एट मी, कृपया करके तुम मेरी तरफ देखो। वेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बातें करूं अमांडा, ठीक है ना। बेहतर समझ में आया होगा। पहले लाइन में क्या है कि चॉकलेट मत खाओ अमांडा, एंकल्स को याद करो, मुहासे जो हुए हैं उनको याद करो अमांडा, कृपया करके तुम मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात करूं, ठीक है ना। जब मैं तुमसे बात करूं तो तुम मेरी तरफ ध्यान से देखा करो अमांडा। क्लियर है, इतना क्लियर हो गया होगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, 2 और बचा है, 2 लास्ट बचा हुआ है। आई एम रेपुंजल। रेपुंजल एक प्रकार की, इसमें ये बताया गया है परी के समान, या परी के समान इसको बताया गया है, रेपुंजल के बारे में ये बताया गया, ठीक है ना। वो कहती है उसके माता पिता बार बार उसको निर्देश देते हैं और अमांडा उससे उब जाती है, ठीक है ना, उब गई है। तो वो एक कल्पना करती है कि आई एम रेपुंजल, ठीक है ना, काश मैं रेपुंजल होती। पहली बार तो वो क्या बोल रही थी, जलपरी को कल्पना कर रही थी, फिर उसके बाद बोल रही थी कि यदि मैं अनाथ होती, फिर तीसरी बार ये कह रही कि यदि मैं रेपुंजल होती, यदि मैं रेपुंजल होती, है ना। आई एम रेपुंजल, काश मैं रेपुंजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, तो मुझे किसी के बारे में परवाह नहीं करना होता, ठीक है ना। काश वह रेपुंजल होती और वह किसी के बारे में वह परवाह नहीं करती। रेपुंजल एक परी होती है जो पहाड़ पर चढ़ जाती है, एकदम खूब ऊंचाई वाले पहाड़ पर, और वहाँ से अपने बाल को नीचे गिराती है जिससे कि लोग ऊपर चढ़ करके चले जाते हैं, ठीक है ना। खूब सुनहरे बाल होते हैं, उस बालों को अपने नीचे गिराती है और उससे चढ़ करके लोग जाते हैं। तो वही मना कर दिए कि अगर मैं रेपुंजल होती तो मैं अपने बालों को भी नीचे नहीं गिराती। देखिएगा आगे क्या लिखा है, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, ठीक है ना। ट्रैंक्विल का मतलब शांत। वह कह रही है कि जीवन यानी कि निश्चित जीवन, वह कहती है कि शांति होती, वह बहुत से शांत होता, जीवन एक शांत और दुर्लभ है, ठीक है ना। दुर्लभ टावर की तरह से है, शांत जीवन और शांत क्या है जी, लाइफ जो जीवन है, जीवन शांत और दुर्लभ
की तरह से है, टावर की तरह से है। आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। देखिए बोले हैं ना कि ब्राइट हेयर, अपने चमकीले हाथों को, चमकीले बालों को, तो मैं निश्चित रूप से उस मीनार से अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं गिराती। ठीक है ना। फिर से देखिए आंसर, देखिए लिखा ये है, पूरा का पूरा आंसर देखते हैं इसमें एक बार में। लिखा ये है कि वह चाहती है कि काश मैं रेपुंजल होती और एक निश्चित जीवन व्यतीत करती। ठीक है ना, पूरा पूरा कह रही है कि यदि मैं रेपुंजल होती तो मैं एक निश्चित जीवन व्यतीत करती। वह किसी भी मीनार में रहना चाहती थी, वह एक किसी ऊंची मीनार में रहना चाहती थी जहां पर जीवन शांत और अत्यधिक अच्छा हो, ऐसे मीनार में रहना चाहती थी। बड़ी ऊंचे सोच थे उसके। वह सोचती थी कि यदि मैं रेपुंजल होती तो कभी भी अपने चमकीले बालों को नीचे नहीं गिराती। ये लास्ट वाली लाइन में लिखा है, ठीक है ना। और किसी को भी अपने मीनार में नहीं आने देती, किसी को भी अपने मीनार में आने नहीं देती। लेकिन रेपुंजल क्या होती है कि रेपुंजल एक परी होती है, वो ऊपर मीनार पर चढ़ जाती थी और अपने सुनहरे बालों को नीचे गिरा देती थी, जिससे लोग पकड़ करके ऊपर चढ़ जाते थे। तो वही कहती है कि मैं रेपुंजल होती तो ऐसा नहीं करती कि अपने सुनहरे बालों को नीचे गिराती, जिससे लोग ऊपर पकड़ करके जाए, फिर वहां भी शोर शराबा टोक टपाबा शुरू हो जाए। ठीक है ना, शोर शराबा हो जाए, कोई टोकने वाला हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाहती। ठीक है ना। आगे देखते हैं चौथा वाला, अरे लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला देखते हैं, स्टॉप दैट, यहां से है। ठीक है ना, स्टॉप दैट सल्किंग। ठीक है ना, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। सल्किंग का मतलब होता है रूठना, तो अभी रूठना बंद करो। उसकी मम्मी कहती हैं अमांडा से कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, अभी तुरंत रूठना बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा खराब मूड में रहती हो, दुखी मूड में रहती हो। सो मूडी, हमेशा खराब मूड में रहती हो या दुखी मूड में रहती हो। पहले दो लाइन का आंसर हो जाएगा। उसकी मम्मी कह रही हैं कि तुम अभी रूठना बंद करो अमांडा, और तुम हमेशा खराब मूड में रहती हो, हमेशा तुम्हारा दिमाग खराब रहता है। ठीक है ना। एनीवन वुड थिंक, कोई भी देखेगा तो सोचेगा, वुड थिंक सोचेगा, दैट कि आई नेग्ड एट यू, कि मैंने तुम्हारा मूड खराब किया है अमांडा। ठीक है ना, कोई भी देखेगा तो ऐसा लगेगा कि मैंने तुम्हारा मूड खराब किया है, कोई भी बाहर का देखेगा तो। ठीक है ना, नेग्ड का मतलब होता है परेशान करना। कोई भी देखेगा बाहर का तो उसको लगेगा कि मैंने ही तुम्हें परेशान किया है। चारों लाइन का आंसर हो जाएगा कि अभी तुम रूठना बंद करो अमांडा, तुम हमेशा खराब मूड में रहती हो अमांडा, और कोई भी देखेगा तो सोचेगा कि मैंने ही तुम्हारे मूड को खराब किया है। ठीक है ना अमांडा। तो ये इस प्रकार से एक माता पिता को बच्चों को डांटते हैं, समझाते हैं, तो उसकी भला के लिए समझाते हैं, न कि अपने पर्पज के लिए समझाते हैं। तो ये एक प्रकार का अमांडा जो चैप्टर था आप लोग को बेहतर से समझ में आया होगा। बस देखिए वीडियो को, शेयर कीजिए दोस्तों में, जिससे सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।